नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हेलो किसान कार्यक्रम हम रोजाना यानी कि सोमवार से शुक्रवार 6 से 7 के दौरान हम लेकर आते हैं ये कार्यक्रम, जिसमें शामिल करते हैं खेती किसानी से संबंधित कुछ ऐसे विषय जिनके बारे में अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें फोन करके उनके समाधान जान सकते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको जानकारी दे देते हैं कि आज के हमारे इस अंक में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे खरीफ प्याज की उत्पादन तकनीक के बारे में। जी हां, इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे और शीतकालीन सब्जियों की तैयारियां किस प्रकार आप कर सकते हैं इसके बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे। और आपके पास कोई भी सवाल है, जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आपको बता दें टोल फ्री नंबर 1800-113060, 1800-113061 ये हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर हैं, जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान कॉल करके अपने सवाल जो हैं इन विषयों के संबंध में वो हमसे पूछ सकते हैं, जिनके जवाब आप तक पहुंचाएंगे हमारे विशेषज्ञ। तो आइए उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पीके गुप्ता, जो निदेशक हैं NHRDF नई दिल्ली में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैडम, आपको भी, सभी किसानों को भी। साथ ही हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं डॉक्टर NC गौतम, जो कुलपति हैं ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट मध्य प्रदेश में। डॉक्टर गौतम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस अंक में हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं हमने आपको बता दिया है। अब आपको जल्द से अपना फोन उठाना है, टोल फ्री नंबर डायल करना है और जैसे ही आपका कॉल कनेक्ट होगा हम आपके सवालों को शामिल करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक हम अपनी चर्चा की यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। खरीफ प्याज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर गुप्ता, खरीफ प्याज की स्थिति की बात करें, ताजा स्थिति की बात करें तो इस पर आप क्या कहेंगे? आपको बताना चाहूँगा, खरीफ प्याज जो है इस बार काफ़ी अच्छा लगा हुआ है। कंपेयर टू लास्ट ईयर 20 to 30% अधिक लगा है। बट इस पर बारिश काफ़ी हुआ है। बारिश होने के कारण नियर अबाउट 30% क्रॉप जो है नुकसान हो गया। कुछ लोगों ने नर्सरी नहीं लगा पाए जी, अल्टीमेटली उसके कारण से नुकसान हुआ है। गुजरात में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। 5-6 स्टेट में लगते हैं काफ़ी नुकसान हुआ है। फिर भी स्थिति ठीक है। राजस्थान बहुत अच्छा है क्योंकि वहाँ पे बल्बलेट से लगता है, जिसको कंदिया बोलते हैं हम लोग। तो खरीफ के पोजीशन इस समय जो खरीफ का प्याज लगा हुआ है, आपको कर्नाटका से और आंध्र प्रदेश से खरीफ प्याज आना शुरू हो गया मार्केट में। बेंगलोर मार्केट में आ रहा है, सोलापुर मार्केट में आ रहा है, कुरनूल में आ रहा है। तो खरीफ प्याज निकलना शुरू हो गया साउथ इंडिया से। जी, तो हम कह सकते हैं कि बरसात के चलते काफी नुकसान भी झेला है, लेकिन फिर भी अगर हम पूरे देश भर की बात करें तो स्थिति खरीफ प्याज की फिलहाल सही बनी हुई है और बाजार तक जो उपज है वो पहुंच रही है। बिकवाली के लिए शुरुआत हो चुकी है इसकी, और किस तरह से हमारे जो किसान हैं वो प्रबंधन कार्य कर सकते हैं और आगे आने वाले समय की हम बात करते हैं तो किस तरह की तैयारियां कर सकते हैं, आज के हमारे इस अंक में हम इस पर ही चर्चा करने वाले हैं। जारी रखेंगे अपनी चर्चा को, लेकिन उससे पहले आइए नजर डाल लें एक खास रिपोर्ट पर। प्याज के बिना हमारे खाने की थाली अधूरी है। प्याज का उपयोग सब्जी, सलाद और अचार के रूप में मुख्य रूप से होता है। अभी खरीफ की सीजन की प्याज रोपने का भी समय है। थोड़ी सी सावधानी से प्याज की अच्छी पैदावार ली जा सकती है। प्याज उत्पादक राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार प्रमुख हैं। प्याज की खेती अलग अलग तरह की मिट्टी में की जा सकती है। प्याज की खेती के लिए उचित जल निकास और जीवांश युक्त उपजाऊ दोमट व बुलाई दोमट भूमि, जिसका pH मान 6.5 से 7.5 के मध्य हो, सर्वोत्तम होती है। प्याज को अधिक क्षारीय या दलदली मिट्टी में नहीं उगाना चाहिए। प्याज की अच्छी पैदावार में भूमि की तैयारी का विशेष महत्व है। खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। इसके बाद 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से करें। हर जुताई के बाद पाटा जरूर लगाएं, जिसमें नमी सुरक्षित रहे और साथ ही मिट्टी भुरभुरी हो जाए। प्याज की फसल को अधिक मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। प्याज की फसल में खाद और उर्वरक का उपयोग मिट्टी के परीक्षण के आधार पर ही करना चाहिए।
गोबर की सड़ी खाद 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर रुपाई से 1-2 महीने पहले खेत में डालनी चाहिए। इसके अलावा नाइट्रोजन 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, सल्फर 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटाश 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दें। किसान प्याज की एग्री फाउंड डार्क रेड और N53 किस्में लगा सकते हैं। तो देख लिया आप भी आपने एक खास रिपोर्ट। आइए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर गौतम का यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। डॉक्टर गौतम, शीतकालीन सब्जियों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो सबसे पहला आपसे यही सवाल है कि कौन कौन सी शीतकालीन सब्जियां हैं जिनका चुनाव हमारे किसान कर सकते हैं? शीतकालीन जो सब्जियां हैं वो बहुत सारी हैं और इसमें सबसे पहले वो महत्वपूर्ण होता है आलू जी, तो जो हमारे किचन का भी सबसे महत्वपूर्ण अंग है। सबसे महत्वपूर्ण होते हैं आलू। और हम अगर सब्जियों को विभिन्न श्रेणियों में रखें तो फल वाली सब्जी, फूल वाली सब्जी और कंद वाली सब्जी, पत्ते वाली सब्जी, इस तरह से हम लोग इनको वर्गीकृत करते हैं जी। मगर जो प्रमुख हैं उत्तर भारत में जो जिनकी खेती की जाती है, हमारे किसान भाई करते हैं। अभी बहुत से किसान भाई हमारे आलू की तैयारी कर रहे होंगे, बुवाई की, और कुछ मटर की बुवाई कर रहे होंगे। कुछ लोगों ने अगेती फसल लेने के लिए मटर की बुवाई कर दी होगी जी। इसी प्रकार से हमारी और शीतकालीन सब्जियां हैं, टमाटर हैं, बैगन हैं और कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो पूरे वर्ष होती हैं, पर ये मुख्यतः तो शीतकालीन सब्जियां ही हैं। तो इनकी खेती के लिए हम मटर की खेती की बात कर सकते हैं, आलू की खेती की बात कर सकते हैं, टमाटर की बात कर सकते हैं, बैगन की बात कर सकते हैं जी। तो ये तमाम फसलें हैं जी। हाँ, पालक है, मेथी है, बथुआ है, बहुत सी सब्जियां। सबसे ज्यादा सब्जी शीतकालीन में पैदा होती है जी। तो ये तमाम सब्जियां हैं जो शीतकालीन में लगाई जाती हैं और हमारे किसान अच्छी तरह से प्रबंधन कार्य करके इनका अच्छा उत्पादन हासिल कर सकते हैं। और किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है हमारे किसान भाइयों बहनों को, उसके बारे में हम कार्यक्रम के दौरान चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखा देते हैं एक खास रिपोर्ट। शीतकालीन सब्जियों में अगेती किस्मों को अक्टूबर से नवंबर, मध्य समय वाली किस्मों को नवंबर के दूसरे सप्ताह से दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक और देर से पकने वाली किस्मों को दिसंबर के दूसरे सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक लगाया जा सकता है। शीतकालीन सब्जियों में प्याज की पूसा, रतननार, कल्याणपुर लाल, अरली, ग्रेनो, अर्का, प्रगति और एग्री फाउंड रेड किस्में लगाई जा सकती हैं। लहसुन की जामनगर T1510 सिलेक्शन 18 इटालियन, थावरी, नासिक और मेथी की पूसा कसूरी, पूसा अर्ली बीचिंग और मेथी लेन सिलेक्शन लगा सकते हैं। वही शलजम की व्हाइट ग्लोब, रेड ग्लोब, पूसा चंद्रिमा और स्नोबॉल किस्में किसान लगा सकते हैं। पालक की पूसा ज्योति, ऑल ग्रीन और गाजर की पूसा केसर, पूसा मिथाली और देसी लाल किस्में किसान लगा सकते हैं। सब्जियों की अच्छी पैदावार लेने के लिए बुआई करने से पहले खेत को तैयार करना बहुत जरूरी है। बुआई से पहले खेतों को जोतकर समतल कर लें। खरपतवार को पूरी तरह से निकालकर साफ कर लें। शीतकालीन सब्जियों की बुआई से पहले किसान बीजों को उपचारित जरूर कराएं। बीजों को किसी प्रमाणित स्थान से ही खरीदें। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। विशेष आर्थिक पैकेज में टॉप से टोटल ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत 500 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है।
तो देखिए आपने अभी एक खास रिपोर्ट। आइए बढ़ते हैं आगे, एक बार फिर डॉक्टर गौतम का यहाँ पर रुक कर लेते हैं। डॉक्टर गौतम, आपने तमाम सब्जियों का अभी यहाँ पर जिक्र किया कि हमारे जो किसान हैं वो आगे आने वाले सर्दियों के मौसम में इनकी खेती कर सकते हैं और कुछ ने अगेती के लिए तो तैयारियां कर भी ली हैं। अगर हम आलू की यहाँ पर बात करते हैं तो आलू के लिए क्या क्या हमारे किसान कदम उठा सकते हैं? डॉक्टर गौतम की आवाज हम तक यहाँ पर फिलहाल नहीं पहुंच पा रही है। जी डॉक्टर गौतम बताएं। देखिए, आलू की जो पैदावार है वो जमीन के नीचे होती है जी। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि खेत को हम इतना भुरभुरा तैयार कर लें, इतना अच्छा तैयार कर लें कि उसके अंदर कंदों की संख्या, उनका फैलाव, उनका जो बड़बड़ाव होता है उसमें कहीं भी संकट ना है। ऐसी अच्छी पैदावार लेने के लिए उस भूमि का चयन करें जिसमें कि बालू की संख्या थोड़ा ज्यादा हो जी। बलुअर जमीन बहुत अच्छी होती है। जितनी भी जमीन के नीचे पैदा होती है तो आलू बहुत महत्वपूर्ण फसल है। अच्छी बार 3-4 बार खेत की जुताई करके जमीन को भुरभुरी कराए, पहली तैयारी तो ये महत्वपूर्ण है। दूसरी तैयारी यह है कि उपयुक्त किस्म का चयन करें, जो प्रजाति आपके लिए उपयुक्त है, अधिक पैदावार देने वाली है। और उसमें भी 2 श्रेणी की है, आपको व्यापार के लिए करनी है, आपको बीज उत्पादन के लिए करनी है, या आपको प्रोसेसिंग के लिए जिससे कि वो उत्पाद तैयार होते हैं। तो उनकी प्रजातियां अलग हैं। बहुत सी प्रजातियां आजकल हैं और ये सब केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला से ही विकसित की जाती है जी। तो ऐसा चयन कर सकते हैं किसान भाई। तो पहले तो आलू की बहुत महत्वपूर्ण बात हमने की, उसमें कई प्रजातियां हैं, आलू आनंद ख्याति, चिपसोना 1, चिपसोना 2, और बहुत ही जल्दी तैयार होने वाली है कुफरी चंद्रमुखी, जिसको अगेती खेती करके अपनी दूसरी फसल लगानी हो, क्योंकि इसको हम 65-70 दिन में खोद के सीधे आलू को कच्चा भी बेचते हैं किसान। फसल पूरी तैयार नहीं होती है, उससे पहले कच्चा खोदने के बाद बाजार में ले जाते हैं, उनको तुरंत पैसा मिलता है और खेत खाली हो जाता है। तो जिनको अगेती खेती करनी हो, कम करना हो, चंद्रमुखी का चयन करें। और इसमें विशेष ध्यान रखना है कि आप बीज को उपचारित करें, बीज को काट के ना बोएं जी। अधिक से अधिक ध्यान रखें कि कभी रोग आए, उससे पहले, रोग आने से पहले उसका ध्यान रख के उसका छिड़काव करें जी। कुछ ऐसी बातें हैं, बाकी विशेष बातें नहीं है। और अधिकांश अभी किसान ट्रैक्टर चलित यंत्रों से आलूओं की बुवाई करते हैं जी। बिल्कुल तो डॉक्टर गौतम, माफ कीजिएगा आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। आगे किस तरह से बुआई की प्रक्रिया हमारे किसान अपना सकते हैं जानेंगे आपसे। एक कॉलर यहाँ पर जुड़ गए हैं, हमारे किसान भाई जुड़ गए हैं, उनका सवाल मैं यहाँ शामिल पहले कर लेती हूँ। उत्तर प्रदेश से सुरेंद्र जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, आइए जान ले क्या है उनका सवाल। हेलो माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश से सुरेंद्र जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो मैडम, हम ये प्याज के बारे में जानकारी करना चाहते थे। प्याज के रोग कर सकते हैं इस तरह? प्याज के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं? अपना सब प्याज के रोग डाल सकते हैं अभी? प्याज आप लगा सकते हैं, आप इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं? जी मैडम जी। जी, भोपाल मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे डॉक्टर गुप्ता? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। प्याज लगा सकते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में 2 से 3 समय में प्याज लगाई जाती है। एक प्याज लगाने का टाइम है खरीफ, दूसरा है पछेती खरीफ, तीसरा है शीतकालीन जो लगाते हैं जिसको हम लोग रबी के नाम से जानते हैं। आप अभी जो बीज लगाने की बात है, आप उसमें बीज लगा सकते हैं जो कि पछेती खरीफ के लिए है। पछेती खरीफ के लिए जो बीज है, जो प्रजाति है, वो हम आपको बताना चाहूँगे। एग्रीफाउंड डार्क रेड है, भीमा रेड है, भीमा डार्क रेड है, पूसा रेड है, वो वैरायटी आप लगा सकते हैं। 3-4 वैरायटी हैं, अधिक वैरायटी नहीं खरीफ के लिए, चागती खरीफ के लिए। कुछ वैरायटी ऐसी हैं जो कि रबी के लिए, रबी वाली वैरायटी भी पछेती खरीफ के लिए लगाने के लिए संशुष्ट की जाती है। उसमें एग्रीफाउंड डार्क रेड, NHRDF रेड 2, NHRDF रेड 3, NHRDF रेड 4 ये आप लगा सकते हैं। लगाने के लिए आपको नर्सरी में बीज को डालना होगा। इसका जो बीज दर है प्रति हेक्टेयर रुपाई के लिए आप 7 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ले सकते हैं। अब बीज
लगाने के पहले नर्सरी के लिए मिट्टी की अच्छी तैयारी होनी चाहिए। सामान्य रूप से जो हम वैज्ञानिक अनुशंसित करते हैं, आपका जो मेड़ है अधिक से अधिक 0.7 मीटर चौड़ा होना चाहिए, 3 मीटर लंबा होना चाहिए और ज़मीन से उठा हुआ लगभग आपको 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए, ताकि नर्सरी के लिए जो भी क्रियाएं की जाती हैं आप उसको सुविधापूर्वक कर सकें। बीमारियां लगती हैं, खरपतवार लगते हैं, उसको कर सकें। आप निश्चित ही आप अभी भी प्याज लगा सकते हैं। प्याज लगाने का समय अभी से लेकर नवंबर दिसंबर तक है, बट डिपेंड करता है कौन सी वैरायटी आप ले रहे हैं। जी, तो उनके क्षेत्र के अनुसार जो सही है उन्हीं का चुनाव यहाँ पर करना चाहिए, जिसके बारे में हमारे विशेषज्ञ ने आपको विस्तार से बता दिया है। इस तमाम तैयारियों के साथ अगर आप इसकी खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आगे आपको अच्छे परिणाम ही मिलेंगे, अच्छी उपज ही मिलेगी। आइए बढ़ते हैं आगे, रुक कर लेते हैं फिर से डॉक्टर गौतम का। डॉक्टर गौतम, आलू की बुआई की प्रक्रिया के बारे में जिक्र कर रहे थे, डॉक्टर गौतम क्या कहेंगे आप? नहीं, बुवाई के लिए किसान भाइयों ने तैयारी कर ली होगी। हमने कहा अधिकांश जो है अब यंत्रों से बुवाई करते हैं हमारे बड़े किसान भाई, तो उनके लिए ध्यान रखने की जरूरत है। जो बीज का आकार है उसका चयन करना बहुत जरूरी है। अधिकांशतः जब देखा जाता है बीज के कहीं बड़े आकार आते हैं तो फंस जाते हैं या कट जाते हैं, तो कुछ फसल खराब हो जाती है। तो 30 से 40 सेंटीमीटर वाला है, वो जो छोटे आकार के हैं उनका ध्यान रखें। एक और बात विशेष ध्यान रखें, जो यंत्र से नहीं बो रहे हैं वो कुछ दिन बीज में अंकुरित करा सकते बो सकते हैं। उससे क्या होता है, जो अंकुरण का 15 दिन जमीन में समय लगेगा, अगेती आलू का वो अपने घर में ही सदुपयोग कर सकते हैं। मतलब या जो खेत में 8 से 10 दिन अंकुरित होने में बीज को लगता है, वो अपने कमरे में बिछा के अंकुरित करके छोटा जब आंखें फूट जाएं उसकी आलू की, तब लगाएंगे तो बहुत ही लाभ होगा। जी बिल्कुल, तो इस तरह से आलू की खेती हमारे जो किसान करना चाहते हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, तमाम प्रबंधन कार्य जो करने की जरूरत है, इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ ने विस्तार से बता दिया है। आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर इसकी खेती करेंगे तो आपको अच्छा मुनाफा ही मिलेगा आगे चलकर। तो इसी के साथ आइए हम बढ़ते हैं आगे, और एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से। ख्याली राम जी ने हमें कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैं जो अपने विषय पे टीवी पर बात कर रही थी प्याज के बारे में जी, तो प्याज की अच्छी किस्म कौन सी है बीज की? जी, विदिशा मध्य प्रदेश के लिए क्या कहेंगे आप? जी, ख्याली राम जी, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि खेती के पहले अगर अच्छी प्रजातियों का आप चयन कर लेते हैं तो आपका फसल की सफलता की लगभग 50% काम आपका हो जाता है। जो अभी प्याज लगाने का जो टाइम है, आप उसमें लगा सकते हैं एग्रीफाउंड लाइट रेड, NHRDF रेड 2, NHRDF रेड 3, NHRDF रेड 4। और ये जो वैरायटी हैं जो इंदौर में NHRDF का जो ऑफिस है वहाँ से आप ले सकते हैं, या किसी भी जो डीलर हैं, प्राइवेट डीलर है, उनके पास है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस समय प्याज के बीज की थोड़ी सी कमी, अधिक नहीं थोड़ी सी कमी है, उसका लेवल ले लें। जहाँ से लेते हैं आप उसका रसीद जरूर ले लें, प्राइवेट से लें, सरकारी से लें या NHRDF से लें, तो आप अच्छा कर सकते हैं। और प्रति हेक्टेयर 7 से 8 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है 1 हेक्टेयर खेती करने के लिए। जी, तो ये तमाम उन्नत किस्में हैं जो विदिशा मध्य प्रदेश में चुन सकते हैं हमारे किसान भाई, और बीज आप प्रमाणित संस्था से ही लें, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आपको विश्वास होगा उस जगह पर तो अच्छी ही आपको वहाँ से चीज़ मिल पाएगी, बीज मिल पाएंगे, और अगर अच्छा बीज आप इस्तेमाल करेंगे तभी आगे चलकर जो अच्छा उत्पादन है वो हासिल हो पाएगा। बढ़ते हैं आगे, और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, शामिल कर लेते हैं उनका भी सवाल। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हेलो हेलो हाँ हेलो जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दें और टीवी का आवाज कम करके सीधा हमारे करेला लगाने का, खेती करने का सोच रहे हैं। अभी कौन सा बीज लगाना? जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दें और टीवी का आवाज कम करके सीधा। हेलो, मेरा नाम किशन है। जी किशन जी, अब आपने टीवी का आवाज कम कर दिया और अपना सवाल पूछें। सवाल करेला की खेती लगाने का सोच रहे हैं। प्याज की खेती लगाने की सोच रहे हैं? करेला करेले की खेती करने की सोच रहे हैं, किस तरह से कर सकते हैं? कहाँ से बात कर रहे हैं आप? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से। तेलंगाना से बात कर रहे हैं। डॉक्टर गौतम, क्या सलाह देंगे? करेले की खेती करना चाहते हैं।
नहीं, बहुत अच्छा है ये करेले की खेती। यदि हमारे किसान भाई करना चाहते हैं जी तो 2-3 बातों का ध्यान रखें कि जमीन पर खेती ना करके उसको चढ़ाने पर खेती करें। मतलब जी। जो फल हैं वो बेल को ऊपर चढ़ाएं। और आपके 2-3 बातों का और विशेष ध्यान रखना होगा करेले में। एक तो उपयुक्त प्रजाति का चयन करें। यदि आपके यहाँ लंबी प्रजाति का चयन चलता है तो एक करेला 12मासी होता है, करेला 12मासी, वो उस पर ज्यादा तापक्रम का असर नहीं पड़ता। तो यदि उसकी खेती करेंगे, करेला 12मासी करके बीज मिलता है, उसमें बीज की संख्या बहुत कम होती है, लंबाई उसकी ज्यादा होती है। यदि उसको बेलों को चढ़ाएंगे आप, चढ़ाने से 2 फायदा होते हैं। एक तो उसके आकार बहुत अच्छा आता है, लंबा आता है चढ़ाने पर, और संख्या भी बहुत ज्यादा आपको पैदावार में मिलेगी। तो जी। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप करेले की खेती अच्छा कर लेंगे। आप अपने कहीं अच्छे बीज विक्रेता से ये बीज प्राप्त करें। कुछ संकर किस्में भी प्राइवेट बीज उत्पादन वालों ने दे रखी है मार्केट में, जी। उससे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। उसमें हर प्रजाति के अनुसार उसमें सस्य विधियां लिखी रहती हैं, तो उनका चयन करके उसी तरीके से अपनाएं। और करेला हमेशा चढ़ा के, मचान बना के, बेल को ऊपर सूतली पे बांध के, जो 5 से 5.5 फीट पर हम सूतली पे नीचे से धागे से चढ़ा के बनाते हैं, वैसे करेंगे तो आपको उत्पादन का जो आप उत्पाद पैदा होगा उसकी लागत अच्छी मिलेगी, जी। तो आप क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। जी बिल्कुल। तो किशन जी, आप करेले की खेती कर सकते हैं, क्या प्रक्रिया आपको अपनानी है, हमारे विशेषज्ञ ने आपको विस्तार से बता दिया है। और ऐसे ही हमारे किसानों के पास कई सवाल होंगे शीतकालीन सब्जियों और साथ ही प्याज की खेती को लेकर, उनको शामिल करेंगे हम कार्यक्रम में। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं प्याज की खेती और साथ ही साथ शीतकालीन सब्जियों की खेती के बारे में। आपके पास कोई भी सवाल है तो झट से अपना फोन उठाइए, हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल करिए, जो लगातार समय समय पर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश भी किए जा रहे हैं। और आप जैसे ही कॉल यहाँ पर करेंगे, कनेक्ट होगा, आपके सवालों के जवाब हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और आपको बता दें, इस वक्त भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से। रामशंकर जी ने हमें कॉल किया है, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? मैडम जी नमस्कार, हम ये जानकारी चाहते हैं कि प्याज का जो हमने रोप डाला है नर्सरी, वो ऊपर से खूब जल रहा है, उसके लिए क्या करें अभी? जी डॉक्टर गुप्ता। रामशंकर जी, बहुत आपका अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जब बारिश होता है तो इसमें प्रॉब्लम आती है। आप ये बता सकते हैं आपका जो नर्सरी है कितने दिन का हो गया? वो सर करीबन हो गया 1 महीने का। 1 महीने का हो गया तो आप उसमें क्या करिए, NPK फर्टिलाइजर आता है जिसको वाटर सोल्यूबल बोलते हैं, जो पानी में घुलनशील है। अच्छा सर। उसका 5 ग्राम प्रति लीटर पानी ले लीजिए। और इससे में ना फफूंदी की प्रॉब्लम भी होती है, जिसके कारण से पौधे पीले हो जाते हैं। तो 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से बेविस्टिन ले लीजिए, जिसका इंग्लिश उसका टेक्निकल नेम है कार्बेंडाजिम। दोनों को मिला के उसमें, अगर बारिश का टाइम नहीं है तो उसको स्प्रे कर दीजिए। 2 दिन में आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगर थोड़ा सा बारिश आपको लगता है कि बारिश होने वाला है या बारिश होने वाला है, चाहे बारिश हो गया है, मतलब नमी है उसमें, तो उसमें थोड़ा सा स्टिकर मिला लीजिए।
अगर आपके पास स्टिकर नहीं है, बहुत से कंपनियों का आता है, आप उसमें थोड़ा सा सर्फ मिला लीजिए, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जो पत्ती प्याज की होती है ना, थोड़ा सा सल्की होती है, पानी नीचे गिर जाता है। जब इसको लगाएंगे तो सरफेस टेंशन जो होता है, पृष्ठ तनाव जो ख़त्म हो जाएगा और उसको दवा चिपक जाएगा, तो आपके बीमारी को रोकने में काफ़ी कारगर साबित होगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। दूसरा, आप ये ध्यान रखें कि पानी अगर खेत में लगा हो तो उस पानी को ना लगने दें, पानी को आप निकाल दें। तो इस तरह से करेंगे तो आपकी बीमारी भी दूर हो जाएगी। अगर आपने खेत में लगाते समय अगर कुछ नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की जो मात्रा होती है अगर आपने दिया हो तो ठीक है, न तो अगर आप NPK स्प्रे करेंगे और फिर 1 सप्ताह बाद इसकी, तो आपका नर्सरी काफ़ी हेल्दी हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा और आपको अच्छा पैसा देगा। जी, तो इस तरह से आप नर्सरी का बचाव कार्य कर सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ ने आपको विस्तार से बता दिया है। ये महत्वपूर्ण कदम है जो आपको उठाने की जरूरत है इस समय। आइए बढ़ते हैं आगे और डॉक्टर गुप्ता आपसे ही जानना चाहेंगे, जैसे हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि नर्सरी लगाई है उसमें समस्या आ रही है, तो नर्सरी लगाते समय भी कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको ध्यान में रखने की जरूरत होती है? वह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसको पौध लगाने के लिए। पहला है कि जब हम मिट्टी तैयार करते हैं पौध लगाने के लिए, बीज लगाने के लिए, तो मिट्टी में जो प्रॉब्लम आता है जिसको बोलते हैं पौध गलन, जिसको इंग्लिश में डैम्पिंग ऑफ बोलते हैं जी, वो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस से फंगस होता है, उसके कारण से होता है। तो हम किसान भाइयों को ये सुझाव देना चाहेंगे, चाहे खरीफ का उन्होंने लगा लिया है, चाहे पछेती खरीफ का लगाना है, चाहे रबी का लगाना है, मृदा को ट्राइकोडर्मा ब्रेडी आजकल बहुत फेमस है, बायोफंजीसाइड से, बायोफवदी नाशक है, उसको आप ले लें और जितना एरिया आपको आवश्यकता है उसको 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम उसमें बर्मी कंपोस्ट मिला लें। 1 किलोग्राम बर्मी कंपोस्ट के लिए आप 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा ब्रीडी को 100 किलोग्राम बर्मी कंपोस्ट में मिला लें। उसको 2-3 दिन तक आप उसको छोड़ दें। उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जैसे हम जब दही जमाते हैं तो दूध में हम जामन डालते हैं जी, तो ये है कि जो आप समझिए जो बर्मी कंपोस्ट है आपका दूध है और जो ट्राइकोडर्मा ब्रीडी आपका जामन है, तो उस तरह से जो फंगस से पूरा फैल जाएगा और जिस मिट्टी में चाहे जहाँ पे आपने मिट्टी खेत तैयार कर रखा नर्सरी के लिए उसके ऊपर फैला दीजिए। फैलाने के बाद उसमें आप प्याज के बीज की बुआई लाइनों में कर दीजिए। तो इस तरह से क्या होगा कि जो पौध गलन रोग है वो आपके खेत में नहीं आएगा, पहला पॉइंट। दूसरा बिंदु यह है कि जो आपके पास प्याज का बीज लाए हैं या तो वह उपचारित होगा, या अगर उपचारित भी है या नहीं भी उपचारित है तो आप अपने उसको घर पे उपचारित करके लगाएंगे जी, तो जो नर्सरी में जो बीमारियां आती है उसको आप बहुत हद तक 80 से 90% तक रोक सकते हैं जी। डॉक्टर गुप्ता माफ कीजिएगा रोक रही हूँ, एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल शामिल कर लेते हैं, फिर आपसे जानकारी बिल्कुल हासिल करते रहेंगे। इस वक्त औरंगाबाद बिहार से हमारे साथ सत्येंद्र जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? जी मैं करेला का खेती के जानने के लिए कॉल किया हूँ। करेले की खेती करना चाहते हैं और इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं। हमारे विशेषज्ञ ने इसके बारे में जिक्र किया है, लेकिन एक बार फिर डॉक्टर गौतम गुजारिश आपसे बता दें, औरंगाबाद बिहार से बात कर रहे हैं हमारे किसान भाई, किस तरह के कदम उठाएं? बहुत अच्छा है। यदि करेले की खेती करना चाहते हैं, 2 उद्देश्य होते हैं करेले को। यदि आसपास के बाजार में बेचना चाहते हैं तो उनकी किस्में अलग होंगी। यदि आपके बिहार से सब्जियां बाहर भी जाती हैं, कलकत्ते और दूर भी जाती हैं, तो उनके लिए अलग प्रजाति होती हैं। हम एक करेला की कुछ किस्में हैं जो अच्छी होती हैं, 12मासी करेले के नाम से हैं, उनका उपयोग करें। हमेशा करेले की फसल को धागे से बांध के चढ़ा के पैदावार लें, जमीन में करेले को न लिटाएं, उसमें बहुत करेले का नुकसान होता है, पीले हो जाते हैं। और दूसरी बात जो ध्यान रखने की है कि जो ठीक समय जब आए उस पर करेले की तोड़ाई करें। तीसरा महत्वपूर्ण बात है, कभी कभी हमारे किसान भाई दवाइयों का छिड़काव करते हैं करेले पर, और जो मक्खी नर और मादा फूल के लिए काम करती है वो मर जाती हैं, चली जाती हैं। तो कभी भी सुबह के समय छिड़काव ना करें, 3 बजे के बाद छिड़काव करें, ऐसा विशेष ध्यान रखें। फिर शिकायत आती है कि करेले में फूल तो आ रहा है, फल नहीं आ रहा जी। तो फल भी आएगा जब उसका परागण, नर परागण मादा परागण पर पहुंचेगा, और उसका कार्य अधिकांश क्या 99% मक्खियां करती हैं, तो उनका ध्यान रखें। और अच्छा पैदावार लेने के लिए आप एक मधुमक्खी का वहां पे वो रख लें, घर बनवा लें, ऐसी बहुत सी, उसको आपको शहद भी मिलेगा, आपको पैदावार भी अधिक मिलेगी।
जी, तो करेले की खेती जो करना चाहते हैं हमारे किसान भाई सत्येंद्र जी, आप कर सकते हैं। और क्या आपको प्रबंधन कार्य करने की जरूरत है, इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ ने विस्तृत जानकारी दे दी है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कपिल देव यादव जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी मैडम नमस्कार, और सर लोग को भी नमस्कार। जी नमस्कार, आप अपना सवाल पूछें। जी मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे मटर की बुआई करनी है। जी, मटर की आप जी मैडम, मटर की बुआई करनी है, तो मैडम क्या इस समय मैं लगा सकता हूँ या अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही लगाना उचित होगा? और कौन सी किस्म में लगाऊं जिससे मुझे मंडी करनी है और उससे अच्छा आर्थिक लाभ हो सके मुझे? जी कपिल देव जी, बिल्कुल आपके सवाल का जवाब हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। किसी तकनीकी खराबी के चलते डॉक्टर गौतम से यहाँ संपर्क टूट गया है। जैसे ही संपर्क हम साध लेंगे, हम आपका आपका जो जवाब है उनके जरिए जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर गुप्ता, आप इनको कोई सलाह देना चाहेंगे मटर के संबंध में? जी, आपको बताना चाहूंगा कि जो मटर की वैरायटी है, पूसा आर्केल है, आजाद P3 भी है, आप उसको भी लगा सकते हैं। और लगाने के लिए जो टाइम है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में लगाएंगे तो आप मटर की अच्छी फली ले सकते हैं और मार्केट से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दो वैरायटी जो हैं उत्तरी भारत के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं और ये लगा सकते हैं। पूसा की एक वैरायटी है, एक चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर की है, दोनों काफ़ी पॉपुलर है। जी, तो डॉक्टर गुप्ता ने आपको बता दिया है कि आप ये प्रजातियां हैं जिनका चुनाव कर सकते हैं और समय के बारे में भी आपको जानकारी दे दी है। तो डॉक्टर गुप्ता, आप थोड़ी देर पहले मैं बता रहे थे प्याज की नर्सरी के संबंध में जानकारी बताएं। तो आपको ये बताना चाहूंगा कि जो प्याज की नर्सरी के लिए हमने आपको बताया था कि ट्राइकोडर्मा ब्रेडी और बीज उपचार की बात कर रहे थे कि कैप्टान होता है, थायराम होता है, जियाराम होता है जी। उससे 1 ग्राम दवा प्रति ग्राम बीज को उपचारित करके लगाएंगे तो आपको बीज से जो रोग आता है वो रुक जाएगा, मिट्टी से जो रोग आता है रुक जाएगा। एक चीज़ और आपको एडिशनल बनाना चाहूँगा कि जो बीमारी आती है फसलों में 3 तरह से आती है। एक तो हवा से आती है, एक बीज से आता है, एक मिट्टी से आता है। तो अभी हमने नर्सरी लगाते समय मिट्टी को उपचारित कर दिया, वहाँ से बीमारी नहीं आएगा। बीज को उपचारित कर दिया, वहाँ से बीमारी नहीं आएगा। और जो हवा से बीमारी आएगा उसको दवा देकर जब भी आएगा रोक सकते हैं, जैसे कि हमने किसान भाई को बताया। तो इस तरह से बीमारी को प्रिमिलरी स्टेज पे कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे तो आपका फसल काफ़ी अच्छा हो सकता है। और ये नर्सरी लगा लिया आपने, नर्सरी के बाद सप्ताह भर में उसमें जर्मिनेशन अंकुरन आ जाते हैं और आपको 30 दिन के आसपास में उसमें खरपतवार अपने हाथों से आप निकाल दीजिए। और ध्यान रखिए कि उसमें NPK जो होता है उसको जब नर्सरी आपका आ जाता है 20 से 25 दिन, सप्ताह भर के आधार पे आप अगर पत्तियाँ पीली पड़ती हैं नहीं पड़ती हैं तो हेल्दी नर्सरी के लिए जो बोलते हैं ना टॉनिक लेने के लिए वो हम देते हैं। नर्सरी काफ़ी आपका हेल्दी हो जाएगा। और 40 से 45 दिन के बीच में उसको आप जिस मुख्य खेत में लगाना उसका आप स्थानांतरण कर दीजिए। स्थानांतरण करते समय आपको ध्यान रखना है कि मुख्य खेत की भी तैयारी करनी है। मुख्य खेत की तैयारी करते समय आपको 3-4 बार गहरी जुताई कर दीजिए। जुताई करने के बाद अगर आपको वर्मी कंपोस्ट मिल जाता है तो 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, या अगर आपको गोबर की खाद मिल जाता है तो 10 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जिस खेत में बोना, मुख्य खेत जिसको बोलते हैं, उसमें मिला के पटा लगवा दीजिए ताकि जो ऑर्गेनिक मैन्योर हो जिसको कार्बनिक खाद बोलते हैं उसको सड़ने गलने में टाइम लगता है। उसमें काफ़ी पोषक तत्व होते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में होते हैं। तो उसको जब खेत की आपने तैयारी कर दिया है तो जो पौध लगाने का जो दूरी है, लाइन से लाइन पौध की दूरी लगभग 12 सेंटीमीटर रखते हैं और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखते हैं। तो इस तरह से आप पौध लगा दीजिए। और ध्यान रखिए अगर आपकी किसी कारण से पौध लंबी हो गई तो ऊपर की पत्तियां थोड़ा सा काट दें। काट देने से क्या होगा कि जो पौधा आपने लिया है उसको झटका लगता है जिसको बोलते हैं स्थापित होना, इंग्लिश में बोलते हैं प्लांट एस्टेब्लिशमेंट। तो उसको थोड़ा सा झटका लगेगा और सही हो जाएगा, क्योंकि जब पत्तियां ऊपर होंगी तो उनको भी न्यूट्रिशन चाहिए, आगे बढ़ेगा तो न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। इसलिए पत्ती लगा करके जैसे पौध लगाते हैं इमीडिएट आप उसमें पानी दे दीजिए। ध्यान रखिए, बहुत सावधानी की बात है, पौध लगाने के बाद अगर आप पानी नहीं देते हैं तो उससे पौधा की एस्टेब्लिश में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी जी। आपकी पौधों की संख्या भी खेत में कम हो जाएगी तो आपका नुकसान हो सकता है। तो ये आपके मुख्य है। और खेत में क्या क्या खाद डालना है जैसा कि आपको अभी एपिसोड में दिखाया गया है, आप ले सकते हैं 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस, 50 किलोग्राम पोटास और 30 किलोग्राम सल्फर। इन तीनों की मात्रा जो चारों बताया, नाइट्रोजन की आधी मात्रा, बाकी फास्फोरस, पोटास और सल्फर की पूरी मात्रा खेत में पौध लगाने के पहले आप दे दीजिए जी। लगाने के बाद
आप 30 दिन के बाद जो आधी मात्रा नाइट्रोजन का बचा हुआ है वो आप दे दीजिए, और फिर 45 से 50 दिन पे अब जो 25% जो बचा हुआ उसको आप दे दीजिए। जी, तो इस तरह से उर्वरकों का प्रबंधन जो है हमारे किसान कर सकते हैं समय समय पर, कुछ समय के अंतराल पर। बिल्कुल, और आपसे इसके संदर्भ में हम इससे जानकारी लेंगे। एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश से ओम प्रकाश जी फोन लाइन पर हैं, आइए जान ले क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो ओम प्रकाश जी, हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हाँ जी, नमस्कार जी, अपना सवाल पूछें। जी, मेरे को आलू लगाना था। आलू आप लगाना चाहते हैं? हेलो जी ओम प्रकाश जी, यादव करंग गाँव से बोल रहा हूँ। नमस्कार डॉक्टर। हेलो जी, आप अपना सवाल पूछें। आप आलू लगाना चाहते हैं, उसके संदर्भ में आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं? हाँ जी मैडम, मेरे को ये जानकारी चाहिए। और बीज कहाँ से उपलब्ध होगा? बीज कहाँ से उपलब्ध होगा? क्वालिटी का। जी डॉक्टर गौतम, क्या कहेंगे आप? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से बात कर रहे हैं, ये आलू की खेती के बारे में जानना चाहते हैं, बीज कहाँ से लें? देखिए, आपके यहाँ 2-3 एक तो कृषि विज्ञान केंद्र होंगे, उनसे संपर्क कीजिए। दूसरा, मध्य प्रदेश शासन के कृषि विभाग द्वारा भी बीजों का आवंटन किया जाता है, वो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं अपने जिले पर जाके। दूसरी बात और महत्वपूर्ण ये हो जाती है कि कोई विलम्ब हो रहा है, अब आपको हो सकता है मार्केट से बीज लेना पड़े, क्योंकि जितना आवंटन होता है वो हो जाता है, ये थोड़ा विलम्ब हो रहा है आपको। परंतु आप बाजार से अच्छा बीज या कोई किसान जो आलू का बीज उत्पादन करता हो उससे आप संपर्क करके उससे भी सर्टिफाइड बीज ले सकते हैं और खेती कर सकते हैं। पहली तो आवश्यकता इस बात की है, क्योंकि जो बाजार का बीज होगा उसमें प्रजाति कितनी सही है कितनी नहीं है। अगर आप पहली बार खेती कर रहे हैं तो कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें। एक तो खेत की अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर लें। 3 से 4 बार जुताई करके इतना कर लें कि यदि आप खेत में घुसे तो आपका 5 से 6 इंच पैर अंदर घुस जाए जी। उस भूमि को हम मानते हैं कि आलू के लिए अब ये बोने के लिए उपयुक्त हो गई है। अभी तो बरसात खंडवा में हो रही है, मध्य प्रदेश में हो रही है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी जमीन भी होगी, आप जमीन तैयार कर सकते हैं। बीज कहीं से आप ले लें, बाजार में भी उपलब्ध है। या जो आलू उत्पादक है जो पहले से आलू का उत्पादन कर रहा है आपके क्षेत्र में, यदि आप उससे संपर्क करेंगे तो हो सकता है कि आपको बीज अच्छा मिल जाए जी। बीज बुवाई के करीब 1 हेक्टेयर में 30 से 40 कुंटल बीज की आवश्यकता होती है, जो छोटा बीज होता है। तो उसका ध्यान रखें। प्रति 40 ग्राम औसत 35 से 40 ग्राम का जो एक कंद होता है, आलू होता है, वो उपयुक्त माना जाता है उसके लिए। तो आप बाजार में देख लें, आप खेत की तैयारी करें। जितनी अधिक से अधिक 35 से 40 कुंटल यदि गोबर की खाद डालेंगे तो आपकी पैदावार अच्छी होगी। आप अगर ऑर्गेनिक आलू पैदा करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक आलू जिसको कार्बनिक आलू कहते हैं, उसकी मांग मध्य प्रदेश में बहुत है। तो कोशिश करिए, यदि आप खाद से आलू पैदा करेंगे और ऑर्गेनिक आलू जिसका लेबल होगा उसका पैसा बाजार में अच्छा मिलेगा। अन्यथा आप जो परंपरागत तरीके से खेती होती है वैसे हमारे किसान भाई करें। एक जो तरीका है मैंने आपको बताया, लाइन से लाइन दूरी 60 सेंटीमीटर अर्थात 2 फीट की दूरी पर बुवाई करें। अभी कई अगर क्षेत्र में आलू की बुवाई होती है तो वहां आपको ट्रैक्टर चालित ये आलू बुवाई के यंत्र भी मिलेंगे, वो किराए पे भी मिलते हैं, तो उनका भी उपयोग ये कर सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपकी प्रजाति कौन सी है, यदि आप जल्दी प्रजाति चयन करेंगे तो आप एक फसल और ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आपने कुफरी चंद्रमुखी जिसका कि खोद के आप 65 से 70 दिन में बाजार में बेच सकते हैं, 80 दिन में ले जाके, और दूसरी फसल भी ले सकते हैं जो सितंबर या अक्टूबर में बोएंगे जी। अक्टूबर, नवंबर, 15 दिसंबर को खाली हो जाएगा तो आप पीछे की और भी फसलें उसमें ले सकते हैं, यानी कि खेत का भी सदुपयोग हो जाएगा जी। तो इस तरह से आलू की खेती करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। हमारे विशेषज्ञ ने आपको विस्तार से जानकारी दे दी है कि किस तरह से आप प्रबंधन कार्य कर सकते हैं और आलू का आगे चलकर अच्छा उत्पादन हासिल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। एक और कॉलर हमारे साथ मध्य प्रदेश से ही जुड़ गए हैं, मनीष जी ने हमें कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हमारी जो प्याज है वो खराब हो रही है।
किस तरह की समस्या आ रही है प्याज में? मैडम जो गांठे वाली प्याज जो तगड़ी वाली थी वो खराब हो गई, जो बारीक थी वो सही है अभी खेत में। जी डॉक्टर गुप्ता। मनीष जी बताना चाहूंगा, आपका जो प्याज है वह नर्सरी में लगाया था वह खराब हो गया है या मुख्य खेत में लगाया था वह खराब हो गया है? में लगाया था। जो मुख्य खेत में लगाया था नर्सरी के बाद उपचारित करके लगाया था। नहीं, मतलब नर्सरी में खराब हो रहा है या उसको मुख्य खेत में लगा दिया था, प्लांटिंग कर दिया था उसके बाद खराब हो रहा है? इसकी ऐसे खरी बना के खेत में लगाया था, प्लास्टिक वाला नहीं हुआ। देखिए, आपका जो बारिश से काफ़ी नुकसान हुआ मध्य प्रदेश में, जो मेरे पास नॉलेज है लगभग 35 से 40% तक प्याज की काफ़ी नुकसान हुआ, खरीफ प्याज का। जो भी प्याज लगा उसको, उसमें फंगस का प्रॉब्लम है। आप उसके लिए एक आता मैनकोजेब मार्केट में आता है, उसका 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके उसके साथ स्टिकर मिला लीजिए, आप स्प्रे कर दीजिए। अगर आपका जो पौधा आपने स्थानांतरण किया अगर वो 15 दिन का हो गया तो उसमें आप NPK जो आता है, जिसको घुलनशील नाम से जानते हैं, घुलनशील है पानी में, उसको आप 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के आप उसको स्प्रे करें तो जो मुख्य फसल है, मुख्य फसल जो मुख्य खेत में आपने लगाया उसको आप काफ़ी हद तक उसको रोक सकते हैं। अगर आपको नर्सरी में प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन आपका मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा जी, अगर नर्सरी में प्रॉब्लम है तो उसमें आप कार्बेंडाजिम ले लीजिए। अगर कार्बेंडाजिम मिल जाए तो सही है, नहीं तो COC आता है जिसको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, उसको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके उसके साथ स्टिकर मिला लीजिए और स्प्रे कीजिए। तो अगर नर्सरी में ये दवा डालना है, अगर आपने मुख्य खेत में स्थानांतरण कर दिया तो वहां पे ये दवा डालना है। इस तरह से आप कर सकते हैं। और ध्यान रखिए, जब भी आप स्प्रे करें, आजकल का जो टाइम है सुबह ना करके सामने दोपहर में, मतलब 12 बजे और 10 बजे के बीच में करेंगे तो वह पौधा काफी उसको ऑब्जर्व करेगा और वह बीमारी भी आपको दूर होने की संभावना है और आपका पर्पज फुलफिल हो जाएगा। जी मनीष जी, तो इस तरह से आप प्रबंधन कार्य कर सकते हैं, अपनी फसल का बचाव कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपके ऐसे ही सवाल और भी होंगे जिनको हम शामिल जरूर करेंगे कार्यक्रम में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सदियों से भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। खेती की समझ और किसानों की कड़ी मेहनत से आज भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है। गंगा के मैदानी क्षेत्र जहां साधारणतः धान और गेहूं की खेती की जाती और ये क्षेत्र देश की खाद्यान्न सुरक्षा में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, परंतु यहाँ किसानों द्वारा समय के अभाव में धान के बाद गेहूं की बुआई हेतु खेत तैयार करने के लिए धान की पराली जलाई जाती है, जो पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाने में भागीदार साबित हो रही है। पराली जी आगे खेत खाली करने के लिए जलाते थे, हमें समस्या थी खेत खाली कैसे करें। किसानों को ये बात समझनी होगी कि 1 टन पराली के खेत में जलने से 5 किलो 500 ग्राम नाइट्रोजन, 1.2 किलो सल्फर, 2.3 किलो फास्फोरस और 25 किलो पोटाश जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों का नुकसान होता है, जिससे जमीन की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। फिर अगली फसल के लिए चाहिए ज्यादा खाद, ज्यादा पानी। किसानों के 50-50 ग्रुप बना के और समझा रहे हैं कि पराली ना जलाओ, इससे आपका पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और इससे आपकी उर्वरा शक्ति भी कमजोर होगी भूमि की। यदि किसान पराली जलाना छोड़े और मशीनों के माध्यम से पराली को खेत में ही मिला दे तो वही अच्छा फर्टिलाइजर बन करके आपकी जमीन को सुधारने में बहुत बड़ी मदद करेगा। इस जटिल और ज्वलंत समस्या का समाधान है ये आधुनिक मशीनें, जिनके इस्तेमाल से किसान अपने खेत की मिट्टी को उपजाऊ बना सकता है और खाद पर खर्च में प्रति हेक्टेयर 2000 रुपए की बचत भी कर सकता है। हमारे गांव में धान की खेती अधिक होती है। अब से पहले यहाँ पराली जलाई जाती थी, परंतु अब पराली का प्रयोग किसान
मल्चर द्वारा मिट्टी में मिलाकर खाद के प्रयोग में करते हैं। आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल इन 4 तरीकों से किया जा सकता है। पराली को निपटाने में सबसे जरूरी है कंबाइन हार्वेस्ट विद एसएमएस, जो एक ही बारी में अनाज की कटाई कर देता है। इसके साथ लगा एसएमएस फसलों के अवशेषों को और महीन काटकर पीछे फेंकता है। ये है हैप्पी सीडर, जो अपने नाम की ही तरह खुशी खुशी बिजाई करता है, वो भी बिना हल चलाए। फसल अवशेषों के निपटान के लिए मशीनों के जोड़े में हार्वेस्टर विद एसएमएस के बाद मल्चर की मदद ले सकते हैं। इसके बाद जीरो ट्रिल ड्रिल से बिजाई आसानी से की जा सकती है। तीसरी तरह की मशीनों के जोड़े में हम हार्वेस्टर विद एसएमएस के बाद पैडी स्ट्रॉ चॉपर की मदद लेंगे, जो धान के फांस की कटाई करके उन्हें छोटा करके जमीन में बिखेर देता है। फसल अवशेष बहुत छोटे होने से जल्दी जमीन में मिल जाते हैं और खाद बन जाते हैं। फिर जीरो ट्रिल ड्रिल से कम खर्च और कम समय में बिजाई हो जाती है। चौथे तरह के मशीन कॉम्बिनेशन में हार्वेस्टर विद एसएमएस के बाद रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ गहरी जुताई करके नीचे की मिट्टी को ऊपर और ऊपर की मिट्टी को नीचे कर देता है, और इसके बाद रोटावेटर की मदद से एक ही जुताई में जमीन बिजाई के लिए तैयार हो जाती है, जो आलू जैसी सब्जियों की खेती के लिए आदर्श माना जाता है। किसान पराली के प्रबंधन के लिए किसी भी मशीन की खरीदी करते हैं तो अनुदान मिलेगा 50%, और अगर कस्टम हायरिंग केंद्र लगाते हैं तो अनुदान मिलेगा 80%। केंद्र सरकार की तैयारी है कि पराली का प्रबंधन यहीं तक सीमित न रहे। योजना ये भी है कि फसल अवशेषों का इस्तेमाल घरेलू ईंधन और ऊर्जा के रूप में भी किया जाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने और पराली नहीं जलाने के संकल्प को किसानों का साथ मिल रहा है। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं प्याज की खेती और शीतकालीन सब्जियों के संदर्भ में। आपके पास कोई सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं, जिनके जवाब हमारे विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और समय की अब कमी है तो जल्द से जल्द अपना फोन उठाइए और अपने सवाल हम तक जरूर पहुंचाइए। फिर इसी के साथ हम रुक कर लेते हैं डॉक्टर गौतम का। डॉक्टर गौतम, मटर की खेती की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारे किसानों को किस तरह की सलाह देंगे आप? मटर की खेती बहुत आवश्यक है जी किसान भाइयों, क्योंकि हमारी जो फसलें होती हैं उसमें भूमि की उर्वरा शक्ति का बड़ा महत्व है, और मटर की जो फसल है वो भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ाती है और उसको आपको बहुत कम समय में पैदावार देती है, क्योंकि इसमें हरी फली तोड़ी जाती है। जी हम अगेती मटर की बात करेंगे। हमारे जो किसान भाई अगेती मटर की खेती करना चाहते हैं, ये उपयुक्त समय है। कुछ प्रजातियां हैं जो आपको 60 से लेकर 70 दिन में हरी फलियों की पहली तोड़ाई के लिए तैयार हो जाएंगी। उसमें करीब 120 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा। और जी डॉक्टर गौतम, माफ कीजिएगा, एक बार फिर आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। आइए जान लें हमारे किसान भाई का क्या है सवाल। हेलो 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 हेलो, नमस्कार, स्वागत है सौरभ जी आपका कार्यक्रम में। टीवी की आवाज हेलो, कम हाँ, करें, मैं फिर अपना सवाल पूछें। हेलो जी सौरभ जी, अपना सवाल पूछें। हाँ मैम, हमें प्याज की खेती करनी, उसके लिए रोपा कौन सा रहेगा सही? बीज का नाम? जी, कौन सी किस्म लगाएं? सीहोर मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं। चौहान साहब बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। आजकल प्याज के बीज की कौन सी प्रजाति हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए, अभी जो लगाने का टाइम है ये पछेती खरीफ है। अगर आपको 1 महीने बाद लगाना है तो रबी हो जाएगा। तो अभी लगाने के लिए आप एग्रीफाउंड डार्क रेड ले सकते हैं, भीमा रेड ले सकते हैं, भीमा
डार्क रेड भी ले सकते हैं, पूसा रेड भी ले सकते हैं। अगर अभी लगाना है 2-4 दिन में, तो अगर इस समय नहीं लगाना है, रबी में लगाना है, तो बहुत सी वैरायटी आप उसको ले सकते हैं। भीमा किरण भी है आपका, NHRDF रेड 3, NHRDF रेड 4, NHRDF रेड और एग्रीफाउंड रेड काफ़ी पॉपुलर है, आप उसको लगा सकते हैं। आपको बताना चाहूँगा चौहान साहब कि लेते समय अच्छे संस्था से लीजिए, बिल जरूर लीजिए। बिल लेते समय उस पर देखिए टैग लगा हुआ है, जिस कंपनी से बना उसका पूरा लगा हुआ है, क्योंकि इस समय मार्केट में जो बाजार में प्याज के बीज के बारे में काफ़ी भ्रांतियाँ चल रही है, कुछ कमी भी है। तो अच्छी तरीके से लगाइए और सावधानी से लगाइए, बीज उपचार करके लगाइए, तो आपका फसल अच्छा हो सकता है। और फसल और बीज लगाने का पहले तैयारी खेत की जरूर कर लीजिए, मृदा के उपचार जरूर करिए, तो आप अच्छा पैदावार ले सकते हैं। जी, तो ये तमाम किस्में हैं जिनका आप चुनाव अपने क्षेत्र के अनुसार कर सकते हैं। और हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है कि प्रमाणित संस्था से ही लेना है और बीज उपचार करना बेहद महत्वपूर्ण कदम है। आइए एक बार फिर रुक कर लें डॉक्टर गौतम का। डॉक्टर गौतम, बता रहे थे आप मटर की खेती के बारे में। जी, मैंने बताया किसान भाइयों, मटर की खेती क्यों लाभदायक है। बहुत ज्यादा लाभदायक है। आपके खेत की जो उर्वरा शक्ति है उसको वापस लाती है, उसमें जितनी जो पहले की फसल से जो हानि होती है, और दूसरा हरी फसलियों को तोड़ने के बाद उसको आप खेत में पलट सकते हैं। जो हरी आपकी फसल है फलियां तोड़ने के बाद, हम किसान भाइयों से चाहेंगे, 2 तरह की प्रजातियां होती हैं, एक अगेती होती है, एक पिछेती होती है, मध्यम होती है। तो अगेती केसी की जो किसान भाई करेंगे उनको एक लाभ मिलेगा कि उसको 70, 80, 90 दिन में, 80 दिन में उसकी 3 तोड़ाई हो जाती है, फलियों की तोड़ाई हो जाती है। उनको बाजार में सीधे बेचेंगे तो उसमें भाव बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि उसको करने के उपरांत आप खेत को में हरी पूरी फसल पलट दें जी, उसको खेत में ही जुताई कर दें, तो जो ताकत आपके खेत की गई है वो वापस पुनः मिलेगी उसको। ये बहुत लाभदायक है कि जितनी भी ये दलहनी फसलें होती हैं, इनका ये लाभ होता है कि इनके बैक्टीरिया भूमि के अंदर आपका नाइट्रोजन पैदा करते हैं, उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। तो मटर की खेती करें। मटर की खेती में पैसा भी अधिक है, समय पर तोड़ाई करें। 3 महीने में पूरी बुवाई से लेके और कटाई तक पूरी फसल पूर्ण हो जाती है, और किसान भाइयों के लिए कोई अधिक सावधानी की इसमें आवश्यकता भी नहीं होती। जी, तो मटर की खेती हमारे किसान कर लें बेहतर तरीके से तो उन्हें अच्छा उत्पादन मिलता है, और साथ ही साथ उनकी जो खेत की मिट्टी है उसे भी काफी फायदा पहुंचता है। बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, शामिल कर लेते हैं उनका सवाल। हेलो हेलो हेलो, लगता है हमारे जो कॉलर हैं उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। कोई नहीं, दोबारा ऐसे कोशिश कीजिए और जल्द से डायल कीजिए। जैसे ही आपका यहाँ पर कॉल लगेगा हम आपका सवाल जरूर शामिल करेंगे। तो डॉक्टर गौतम, आपसे एक और सवाल मैं यहाँ पर करना चाहूंगी। शीतकालीन सब्जियों की खेती के लिए आप क्या महत्वपूर्ण सलाह हमारे किसानों को देना चाहेंगे? संक्षेप में जानना चाहूंगी आपसे। देखिए किसान भाइयों, ये सब्जी वही पैदा कर सकता है जो प्रतिदिन खेत पर रहेगा। ये बेगानी फसल नहीं कहलाती। इसमें प्रतिदिन खेत पर रह के ही आप सब्जी उत्पादन कर सकते हैं। आमतौर पर फलों के खेत में आपने वृक्ष लगा दिए आपको साल में एक बार, मगर इसमें प्रतिदिन खेत पे जो जा सकता है और तुड़ाई करके प्रतिदिन बाजार में बेच सकता है, उसको फसल का अच्छा पैसा मिलता है, अच्छी आय भी होती है। सबसे कम समय में अगर कोई खेत में पैसा देने वाली फसलें हैं तो वो सब्जी है जी। आप 35-40 दिन में धनिया बो के बाजार में बेच सकते हैं, पालक बो के बाजार में बेच सकते हैं। जो बीच में आपकी जितना भी खेत में जगह खाली है वहां आप पत्ते वाली सब्जियां बो सकते हैं, मेथी बो सकते हैं, उसको भी काट सकते हैं। आपके घर में अगर मान लीजिए नहीं दिखती एक बार को, तो आप आपके घर में जानवर हैं उनको चारे के रूप में भी खिला सकते हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि आपके प्रति जो भूमि है उसका हर कोना आप उसको बुवाई में प्रयोग करें जी। सबसे कम समय में अगर कोई व्यवसाय आज तक किसानों के लिए हुआ है तो केवल सब्जी है जी। तो सब्जियों की खेती हमारे किसानों के लिए काफी फायदे का सौदा साबित हो सकती है, लेकिन उसके लिए सतर्कता और यहाँ पर निरंतर निगरानी बेहद जरूरी हो जाती है। बिल्कुल डॉक्टर गौतम, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आपने सब्जियों की खेती के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर गौतम।
तो इसी के साथ आइए अब रुक कर लेते हैं, डॉक्टर गुप्ता हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर गुप्ता, प्याज की खेती के लिए हमारे किसानों को क्या आप अंतिम संदेश देना चाहेंगे, किस तरह की सावधानी बरतें हमारे किसान? देखिए, हम ये बताना चाहेंगे कि जो प्याज की खेती किसान करने वाले हैं उनको एक तो अच्छे बीज का चुनाव करें। अगर बीज का चुनाव करेंगे आप अच्छा तभी ले सकते हैं, क्योंकि खरीफ की जो प्रजाति वो रबी में नहीं हो सकती है, रबी की प्रजाति आपकी खरीफ में नहीं हो सकती है जी। तो बीज का चुनाव करना बहुत जरूरी है। जैसा कि डॉक्टर गौतम साहब ने बताया कि खेत पे प्रतिदिन जाना जरूरी है जी। और प्याज के खेत में पानी नहीं लगना चाहिए। तीसरा ध्यान आपको ये रखना है, अगर कोई बीमारी वगैरह आती है उसमें दो बीमारी काफी प्रमुख है, एस्टम्फिलियम ब्लाइट और पर्पल ब्लॉच ये बीमारी हो गया जी। और थ्रिप्स वह एक ऐसा कीड़ा है कि पूरे फसल को नुकसान करता है। तो 3 बीमारी इसमें मुख्य रखती बीमारी और तो इनका भी सही तरीके से सही समय पर प्रबंधन और नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। तो ये तमाम बातें हैं जब आप प्याज की खेती कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल जहन में रखनी होंगी, तभी आगे चलकर आप अच्छे तरह से कार्य कर पाएंगे और अच्छा उत्पादन हासिल कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गुप्ता इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। आपको भी मैम और सब किसानों को भी उन्होंने अच्छी जानकारी लेने का प्रयास किया, सभी को धन्यवाद। जी बिल्कुल। तो आज के हमारे इस अंक में तो हमने चर्चा कर ली कि प्याज की खेती किस प्रकार कर सकते हैं और शीतकालीन सब्जियों का उत्पादन लेने के लिए आपको किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है। अब हमारे अगले अंक में क्या हम विषय लेकर आने वाले हैं, आइए आपको बता दें। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हमारा अगला जो विषय है वो रहने वाला है और साथ ही हम ई गोपाला योजना पर भी चर्चा करने वाले हैं। और इन दोनों ही विषयों पर अगर आपके पास कोई भी सवाल हैं तो आप हमारी ईमेल आईडी पर पहले ही मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। जी हाँ, इस पर आप अपने सवाल पहले ही पहुंचा सकते हैं। फेसबुक पर जाइए करके आप हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान, वहां पर हमारे पेज पर अपने सवाल जो है वो आप पोस्ट कर सकते हैं। और एक और जरिया है डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर, जिसका नंबर है 1800113060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक आप कॉल करके अपने सवाल पहले ही रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। आपके सवालों के जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले अंक में मुलाकात करेंगे आपसे नए विषय और नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।